आप सबका स्वागत है सरस्वती अकेडमी में। जैसे कि आज से मैंने कहा है पैटी सेट का बैच जो कल से चालू हुआ है, आज उसका सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। आंसर की मैंने अपलोड कर दिया है ऐप में, और व्हाट्सएप के थ्रू भी आपको आंसर की मिल जाएगी हर दिन। देखो, जो पैटीज बैच है आपका, देखो मिनिमम मैंने आपको कहा है 30 से 35 सेट मैं आपको दूंगा। 50% का, 50% के सैम्पल पेपर ये मैं आपको दूंगा। और इनकी सॉल्यूशन क्लास केवल आंसर बताना नहीं है, एक प्रकार से रिवीजन क्लास भी कह सकते हैं उसको। ये आपके हर टॉपिक का एक रिवीजन क्लास, पूरा जो आंसर है उसको मैं बताऊंगा किस प्रकार से इसका आंसर आया है, पूरा एनालिसिस के साथ आपको आंसर बताया जाएगा। तो मिनिमम मैंने आपको कहा है कि ये मैं आपको दूंगा ही दूंगा। इससे भी ज़्यादा अगर टाइम मिलेगा, क्योंकि टाइम की जैसे कमी है, टाइम अगर मिलेगा तो मैं जितने सेट मुझसे बन जाएंगे मैं उतना अपलोड कर लूँगा। ऐसे नहीं कि केवल मैं 30 या 35 ही सेट आपको दूंगा। मैं भी चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं इससे भी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। इसके अलावा टॉपिक टेस्ट है, ठीक है। टॉपिक टेस्ट के सोल्यूशन के आंसर की तो मैंने आपको दे रखी है, ठीक है। मगर उनका जो सोल्यूशन क्लास है, अभी जो बैच चल रहा है मेरा कॉमन बैच का, जो थ्योरिकल बैच चल रहा है, ये लगभग ये पूरा हो जाएगा आपका 25 या 20 मई तक ये बैच पूरा हो जाएगा। उसके बाद जो टॉपिक टेस्ट का सॉल्यूशन वाली क्लास है वो भी मैं आपको दूंगा, ठीक है। मैं उस अभी तक जस्ट टाइम की दिक्कत है, इससे वो क्लासें नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो डेली 8 से 9 बजे आपका सॉल्यूशन क्लास होगी। डेली नहीं, एक दिन छोड़ के हो सकती है, बाद बाद में डेली भी हो सकती है, वो टाइम पे डिपेंड है, ठीक है। तो अब देखो, जो ये क्लासें हैं मैंने बता दिया, ऐप के थ्रू आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। अब बच्चे आजकल जो तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले देखो आपका सिलेबस पूरी तरह से चेंज हो चुका है, ठीक है। ऐसे नहीं कि 2021 का जो सिलेबस है वो रिमूव हो चुका है, नहीं, वो उसमें इंक्लूड है। ऐसे नहीं कि 2021 का सिलेबस किसी काम का नहीं है, वो भी इंक्लूड है। और ऐड उसमें ऐड किया गया है आपका अन्य यूनिट ऐड किए हुए, जैसे फिलॉसफी की यूनिट ऐड की गई है, आयोगों कमीशन की, परिषद की, संगठनों की यूनिट ऐड की गई है। आईसीटी का जो चैप्टर बिल्कुल छोटा सा था उसको काफ़ी बड़ा किया गया, उसमें टेक्नोलॉजी जोड़ी गई, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐड हो रही हैं। बाकी तो वही है, टीचिंग एप्टीट्यूड वही है, बाल विकास वही है, पैडागोजी वही है, शिक्षा मनोविज्ञान वही है जो 2021 में है। अब बच्चे भी कंफ्यूजन कर रहे हैं। देखो, मेन कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ। बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका जो मोटिवेशन है वो आजकल क्या कर रहे हैं, एक तो ये दर्शन पढ़ रहे हैं या आयोग पढ़ रहे हैं। ये दो यूनिटों पे काफी जोर है, और ये दोनों यूनिटों पे मैं केवल फैक्ट वाइज क्वेश्चन आएंगे, केवल फैक्ट वाइज क्वेश्चन आएंगे इन दोनों से। और लगभग आपके जो इन दोनों से क्वेश्चन आएंगे, ये आएंगे आपके 7 से 10 क्वेश्चन मैक्सिमम आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आने वाले इन दोनों के। बाकी 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन वही आएगा जो 2021 का सिलेबस है आपका, मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड और पैडागोजी से। इसी से आपके 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन आने वाले हैं, ये लिख के ले, ठीक है, 30 में से। बाकी 10 ना आयोग से आपके केवल 7 से 10 नंबर का ही आने वाला है, ये सोच के रखो। कई बच्चे इन्हीं पे कर रहे हैं और अपना जो बेसिक है जिनमें स्कोर करना है वो नहीं कर रहे। तो चालू करते हैं आज का जो प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। तो सभी यूनिटों से मिलके बना हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, बाल अवस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था किसने कहा है। माने जो बालक बाल विकास की अवस्था होती है, क्या होती है, बाल विकास की जो अवस्था होती है उसमें जो सामाजिकरण होता है, तो बाल विकास का सामाजिकरण, बाल विकास में जो सामाजिकरण की अवस्था होती है, वैसे वो कौन सी अवस्था होती है, कौन से साल में वो सामाजिकरण में इंक्लूड हो जाता है, जब वो 11 से 18 साल के बीच में होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। पियाजे ने इसको किस अवस्था को कहा है, अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था कहा है, किसको, किस अवस्था को। तो इस अवस्था में वो क्या होता है, सामाजिकरण होता है। मगर ये कथन है, मगर ये क्या है, कथन है। तो इसको कथन के ऐसा एक फैक्ट
फैक्टेबल क्वेश्चन है कि बाल अवस्था को प्रतिदात्मक सामाजिकरण की अवस्था किसने कहा है। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका किरपैट्रिक। किसने कहा है? किरपैट्रिक ने कहा है। ये कथन है, ना कि कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है। तो कथन का आंसर फैक्ट वाइज होता है, और ये किसने कहा है? किरपैट्रिक ने कहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। मानव का विकास निम्नलिखित पे किस पे निर्भर करता है? तो मानव लिखा हो या बालक लिखा हो, तो बालक का विकास निम्नलिखित पे किस पे निर्भर करता है? तो मैंने कहा कि जो बाल अवस्था, जो विकास की अवस्था है, वो हमेशा आपके बुद्धि, वातावरण दोनों पे ही प्रभावित होता है। जैसे हम कहते हैं कि बुद्धि, मानव का जो विकास होता है मस्तिष्क से होता है। अब मस्तिष्क में क्या होता है? बुद्धि होती है, और बुद्धि को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन होता है? वातावरण होता है और आनुवंशिकता होती है। ठीक है, बुद्धि को प्रभावित करने वाला क्या होता है? मानक भी होते हैं, विधि भी होते हैं। तो ये बुद्धि ना होगे, इसको यहाँ पे जैसे वो है तो इसको विधि कह सकते हैं आप। ठीक है, तो हेलो मानव की जो विधि है, शारीरिक हेलो। बनावट है, जो उसका क्या होता है? विधि होती है, और वातावरण दोनों का ही समारूप है। तो इसका आंसर चौथा होगा। अभी इतना एनिस वाला है नहीं है। अब आते हैं मीन पिराजे का सिद्धांत। आपको देखो, चार पैटागोजी में और टीचिंग एप्टीट्यूड में चार शिक्षा मनोवैज्ञानिक तरीके हैं, और इन चारों को आप घोट के पढ़ लीजिए। एक तो अधिगमन के सिद्धांत में आपके तीन थिंकर्स हैं, थॉर्नडाइक, स्किनर और पावेल। ठीक है, पियाजे दे रखा है, मगर पियाजे का जो सिद्धांत है वो बाल और बुद्धि और विकास से संबंधित है, बाल विकास से संबंधित है। तो वो अधिगमन से रिलेटिव नहीं है, वो किससे रिलेटिव है? बुद्धि और विकास से संबंधित है, जो पियाजे ने सिद्धांत दे रखे। बाकी ये तीनों जो आपके मनोवैज्ञानिक है, थॉर्नडाइक, स्किनर और पावेल, ये अधिगमन से संबंधित है। तो इनको गाढ़ से पढ़ देना, बिल्कुल इनसे क्वेश्चन आने वाले हैं। लगभग 2 क्वेश्चन लगभग इनसे आने ही वाले हैं, ये लिख के ले लो। पिछली बार भी इससे क्वेश्चन आए थे, और इस बार भी इससे क्वेश्चन आने वाले हैं। नहीं दिख, देखो स्क्रीन तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे मुझसे तो आपके जैसे नेटवर्क की दिक्कत हो सकती है। जो मैं दिन में भी क्लास देता हूँ, 2-3 क्लासें देता हूँ ऑनलाइन, बिल्कुल स्क्रीन साफ आती है। ठीक है, जब से अपनी सेटिंग सही कीजिए, स्क्रीन साफ आ जाएगी। ठीक है, अब आते हैं पिराजे के अनुसार संज्ञात्मक बाल विकास की अवस्था कितनी है। तो देखो, पिराजे तो पियाजे ने आपका बाल विकास या वृद्धि और विकास की अवस्था में सिद्धांत दिया है, जिसका नाम है संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत। याद रखना, पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दे रखा है? संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत दे रखा है। किसने? संज्ञात्मक। ठीक है, दूसरा का सिद्धांत पूछा जाएगा, अनुवांशिक ज्ञान मीसा का भी सिद्धांत इसने दिया है। अनुवांशिक ज्ञान मीसा का सिद्धांत भी पियाजे ने दे रखा है। और तीसरा पूछे तो बौद्धिक विकास का सिद्धांत, और इसकी बुक भी है, बौद्धिक डेवलपमेंट या इंडिविजुअल डेवलपमेंट, इसकी बुक भी है पियाजे की। तो इसने जो अवस्था दे रखी है, ये दे रखी है बाल विकास की, माने वृद्धि और विकास की अवस्था। वृद्धि व विकास में बालक की जो अवस्था होती है वो 4 प्रकार की होती है। 4 चरणों में इसने क्या दे रखी है? 4 प्रकार से इसने क्या दे रखी है? अवस्थाएं दे रखी है। किसने? पियाजे ने। ठीक है, ठीक है। तो 4 प्रकार, तो पहले संवेदक, संवेदन,
प्रेरक सिद्धांत, प्रेरक अवस्था, इंग्लिश में कहते हैं इसको सेंसर मोटर स्टेट। ठीक है। दूसरा देखिए पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। तीसरी देखिए मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। और लास्ट देखिए है चौथी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। तो कहीं कहीं पे इसको मूर्त औपचारिक अवस्था भी कहा जाता है, मूर्त औपचारिक अवस्था भी कहा जाता है। ये दे रखी है 0 से 2, ये दे रखी है 2 से 7 वर्ष के लिए, ये दे रखी है 7 से 11, और ये दे रखी है 7 से 11 प्लस 11 से 18 वर्ष तक या उससे आगे तक। तो कुल मिला के जो हमारा आंसर है वो क्या होगा? 4 अवस्था। कौन सी अवस्था? 4। तो ये पियाजे से याद रखना, पियाजे से जो आपका क्वेश्चन बनेगा हमेशा याद रखना, पियाजे से जो आपका क्वेश्चन बनेगा या तो उसका सिद्धांत पूछी जाएगी या उसकी अवस्थाएं पूछी जाएगी, या तो सिद्धांत पूछे जाएंगे या अवस्थाएं पूछी जाएगी। ठीक है। इसके अलावा अगर और चीजें पूछी जाएगी तो उसकी बुकें पूछी जा सकती है और कुछ नहीं पूछा जा सकता इसके अलावा। इसके अलावा और कुछ इसमें पूछा नहीं जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। आगे आता है वंशानुगत क्रम में, वंशानुगत क्रम बालक को किस ढंग से प्रभावित करता है? शारीरिक गुणों का प्रभाव होता है, मूल प्रवृत्तियों का प्रभाव होता है, विधि विधि योग्यताओं पर प्रभाव होता है, जो उसकी बुद्धि से संबंधित जो योग्यताएं हैं उन पर प्रभाव पड़ता है, व्यवसायिक कौशलों पर प्रभाव पड़ता है। तो बालक के वंशानुगत में किस प्रकार से प्रभाव होता है? एक कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है ये। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है और आपको पता है इसमें से कौन सा सही है। देखो पहला ऑप्शन है आपका केवल 1 सही है, दूसरा ऑप्शन है केवल 3 सही है, तीसरा है दूसरा सही है। तो वंशानुगत पे हमेशा याद रखना, जीन्स कहते हैं हम, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण आते हैं, ठीक है, तो वो कौन से आते हैं? तो एक तो शारीरिक गुण आते हैं और एक व्यवसायिक कौशल आते हैं। ये दोनों उनको क्या करते हैं? प्रभावित रूप से प्रभावित करते हैं। तो शारीरिक गुणों का प्रभाव पड़ता है और व्यवसायिक कौशलों का प्रभाव पड़ता है किस पे? बालक पे, वंशानुगत क्रम में, जीन्स में। ठीक है, अब आते हैं ये थॉर्नडाइट। थॉर्नडाइट ने अधिगमन के कितने गौण नियम दिए हैं? तो थॉर्नडाइट का अधिगमन का सिद्धांत कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कौन सा उसने सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइट ने? तो थॉर्नडाइट ने जो सिद्धांत दिया है आपको पूरा क्लियर करता हूं। तो मैंने कहा एक प्रकार से ये रिवीजन क्लास भी है, जो एनालिसिस की क्लास है। मैंने मिठाई आंसर की अपलोड करके थोड़ा सा फीस कम करके आपको केवल आंसर की भी देते हैं, मगर उसमें कोई फायदा नहीं है। थोड़ा सा रिवीजन भी होना चाहिए आपका, क्योंकि पेपर नजदीक है। तो थॉर्नडाइट का जो नियम है वो प्रयत्न और फूर का सिद्धांत है, प्रयत्न और फूर का सिद्धांत है। ठीक है, या इसको RS थ्योरी भी कहते हैं। मेन चीज है RSR थ्योरी भी कहते हैं इसको। इसने कहा है कि कोई भी अनुक्रिया है उसके लिए पहले उद्दीपन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उद्दीपन होना चाहिए या स्टिमुलेट होना चाहिए, तभी रिस्पॉन्स होगा। और जो हम नियम कह रहे हैं इसके, तो इसने कुल मिला के 8 नियम दिए हैं, 3 मुख्य नियम और 3 इसने मुख्य नियम दिए हैं और 5 क्या दिए? गौण नियम दिए हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? 5। इसने टोटल कितने गौण नियम दिए हैं? 5 दिए हैं। ठीक है,
मुख्य नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। और गौण नियम दिए हैं, भाव प्रक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, मनोवृत्ति या मानसिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम और सहचाय परिवर्तन का नियम। तो 5 प्रकार के इसने नियम दिए हैं, याद रखना। इसने गौण ने। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5। तो ये 5 नियम याद करने हैं आपने, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन बहुत है। अधिगमन का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि सीखने हेतु कार्य को दोहराना आवश्यक है? अब ये भी नियम है, ये भी एक सिद्धांत है। आपको चारों के चारों सिद्धांत दे रखे हैं, प्रयास त्रुटि का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुमान का सिद्धांत, अनुभव जनित अधिगमन का सिद्धांत या अनुकरण का सिद्धांत। तो किसी भी बालक को अगर सीखना है तो उसको उस कार्य को बार बार करने के लिए कहा जाता है। तो आधे ज्यादा बच्चे क्या कर देते हैं? प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत पे क्लिक कर देते हैं, जो थॉर्नाइट ने है। थॉर्नाइट ने कहीं भी रिपीटेड या पुनरावृत्ति पर बंद नहीं दिया है। किसने? थॉर्नाइट ने। तो इसे ये आंसर सही नहीं हुआ आपका, कि थॉर्नाइट ने पुनरावृत्ति पे कभी भी फोकस नहीं दिया है, ठीक है। शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत जो पावे का है, ठीक है। तो पावे ने स्वाभाविक और स्वाभाविक उद्दीपन बताया है, या स्वाभाविक और स्वाभाविक क्रियाएं बताए हैं। अनुबंध जनन अधिगमन का सिद्धांत ये दिया है रोजर ने। इसने दिया, रोजर ने दिया। इसने कहा कोई भी बालक अनुभवों से सीखता है, मगर यहाँ तो अनुभव नहीं लिखा ना। बच्चा क्या आपका? अनुकरण। हम बच्चे को कहते हैं कि अनुकरण करो, जैसे पारे रटाते हैं कोई चीज सिखाने के, तो हम कहते हैं इसका अनुकरण करो, बार बार इस पारे को बताओ। तो अनुकरण का सिद्धांत आपका आंसर होगा इसमें। और ये लगभग कई बच्चों का गलत होता है ये क्वेश्चन। याद अगर बच्चे जो स्टूडेंट है वो प्रयास और टिप के सिद्धांत पे क्लिक कर लेते हैं, और जब बाद में आंसर की देखते हैं वहाँ आंसर अनुकरण का सिद्धांत होता है। तो इन ऐसे क्वेश्चनों से बचना है। और मैं इतना बता दूं, जो टीचिंग एप्टीट्यूड या पेडागोजी के क्वेश्चन है वही गलत होते हैं। बाकी जो फैक्ट वाले क्वेश्चन है वो आप पे है, आपने पढ़े हैं तो आपके सही होंगे, आपने नहीं पढ़े हुए तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो। समझ गए? ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है आपका, एक पाठ्यक्रम या विषय जिसमें छात्र एक निश्चित कार्यक्रम के अनुसार या शिक्षक विवेक पर सीखने के तौर तरीके के बीच में घूमता है, जिससे कम से कम एक ऑनलाइन शिक्षण होता है, तो उसको क्या कहते हैं? रोटेशन मॉडल, फ्लैक्स मॉडल, या लॉ कोड मॉडल, या समृद्ध आभासी मॉडल। अब आप कहेंगे क्या है? तो आपके सिलेबस में मिश्रित शिक्षण है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं बंडल लर्निंग या बंडल टीचिंग कहते हैं। है टॉपिक मिश्रित शिक्षण या बंडल टीचिंग, मिश्रित टीचिंग या बंडल शिक्षण से ये चैप्टर है। आप एक क्वेश्चन आपके पास है। तो मिश्रित टीचिंग में जहां ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासें होती हैं, तो इसमें आपके 5 प्रकार के मॉडल हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। दिखा भी देता हूं आपको। मिश्रित टीचिंग है, तो इसमें आपके मिश्रित टीचिंग के मॉडल के प्रकार हैं। आमने सामने का डायरेक्ट मॉडल, ऑनलाइन डायरेक्ट मॉडल, रोटेशन मॉडल, बढ़ती हुई कक्षा या फिक्स मॉडल, फ्लैक्स मॉडल, या समृद्ध आभासी मॉडल, या व्यक्तिगत। आपके क्वेश्चन क्या दे रखे हैं? जब शिक्षक शिक्षण करते समय या पाठ्यक्रम को समझाते समय कम से कम ऑनलाइन शिक्षण के समय बीच में घूमता रहता है, कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन, या कभी एक बालक से 2 से बालक,
तो घूमता है माने रोटेशन करता है, तो इसका आंसर आपको वैसे रोटेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रोटेशन होना चाहिए, रोटेशन मॉडल। अब रोटेशन मॉडल क्या होता है? ये है, देखो बच्चे के पास घूमते रहता है, कभी वो 1-to-1 फेस करता है, कभी ग्रुप में साथ करता है, कभी सामने। इस मॉडल में विभिन्न चरणों में विभिन्न प्रकार के कार्यों को बारी बारी से करने के लिए शिक्षार्थियों को एक समूह को छोटी इकाइयों में विभाजित किया जाता है। कुछ गतिविधियां ऑनलाइन होती है और कुछ व्यक्तिगत रूप में होती है। ठीक है, तो कभी वो व्यक्तिगत रूप में जाता है, कभी वो समूह के पास जाता है। तो इस प्रकार से वो रिहर्सिंग करता रहता है, किसमें? मिश्रित टीचिंग में। तो इससे इसका आंसर क्या होना चाहिए? रोटेशन मॉडल होना चाहिए। क्या तो ठीक है, इसका आंसर आपका ए है। करना चाहते हैं, ये शिक्षा नीति 2020 के बीच में है। ये आपके 2 टॉपिकों से संबंधित एक क्वेश्चन है आपका। ठीक है, 2 टॉपिकों से संबंधित एक क्वेश्चन है। ठीक है, अब दिख रहा होगा, 2 टॉपिकों से संबंधित एक क्वेश्चन है। पहला है आपका, देखो ये 2 टॉपिक कौन से? एक है लिंग शिक्षा या सेक्स एजुकेशन, जो फीमेल लिंग शिक्षा है, या जेंडर एजुकेशन है, ट्रांसजेंडर एजुकेशन है, एक उसका टॉपिक है, और एक आपका शिक्षा नीति से संबंधित टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें लिखा है जेंडर इंक्लूजन फंड GIF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। पहला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में GIF की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इसका उद्देश्य सभी लड़कियों के साथ ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्र की क्षमता का निर्माण करना है। तो 2020 में हमारे जो शिक्षा मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने संसद में अपने लिखित जवाब में कहा था कि जो नई शिक्षा नीति बना रखी है उसके अंदर हमने GIF की स्थापना की है। इसकी स्थापना का तो पहला हमारा सही हो गया। ठीक है, और इसका उद्देश्य लड़कियों के साथ जो ट्रांसजेंडर छात्र होते हैं, छात्रों के लिए भी समान प्रकार से शिक्षा होनी चाहिए। तो इन दोनों का प्रावधान उस 2020 के शिक्षा नीति में किया गया है। तो इसका आंसर हमारा क्या होना चाहिए? सी आंसर होना चाहिए। ये आता है। तो ये ऐसे आपके फैक्ट के क्वेश्चन आएंगे, किसमें? उसमें। अगली क्लास चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूचना प्रौद्योगिकी की प्रयुक्त परिभाषा है ICT। तो ICT की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। ठीक है, ICT की क्या पूछ सकती है? फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, याद रखना। तो हमको जो क्वेश्चन है उसकी प्रकृति पढ़ते हैं पहले। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी की उपयुक्त परिभाषा है? मतलब ICT किसे बोलते हैं? टॉपिक है ना आपके पास ICT, और काफी बड़ा टॉपिक भी है। तो सूचना प्रौद्योगिकी सूचना सब पर संग्रहण के लिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के उपयोग में संदर्भ करती है। सूचना प्रौद्योगिकी का तात्पर्य हार्डवेयर के उपयोग से है और उपयोगी जानकारी के वितरण के लिए सॉफ्टवेयर है। ICT कई प्रकार की सूचनाओं के प्रसारण के लिए भौतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के सिद्धांतों के उपयोग में संदर्भ करती है। ICT कई प्रकार की सूचनाओं का भंडारण, पुनर्प्राप्ति, प्रसंस्करण और वितरण के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के प्रयोग के संदर्भ में होती है। इसके प्रयोग के संदर्भ में होती है। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? इंग्लिश में भी बता देता हूं। Which of the following is arbitrary define of the information technology? Information technology refers to the use hardware and software for processing information. Information technology refers to use of hardware and software for distribution of useful information.
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिफर्स टू द यूज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल साइंस एंड सोशल साइंस फॉर प्रोसेसिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन of mankind. Information technology to refers to the use of the hardware and software to store, reward, processing and distributing information of the mind. अब बताओ इसमें आंसर क्या होगा? आप में से किसी को पता है आईसीटी का मतलब क्या है? आजकल की जो शिक्षा है, जितनी भी शिक्षा है, वो आईसीटी, जितनी भी हम ऑनलाइन शिक्षा ले रहे हैं, क्यों आज का जमाना ऑनलाइन या टेक्नोलॉजी से संबंधित है। ठीक है, जैसे पहले ऑनलाइन क्लास हम ब्लैक बोर्ड पे देते थे, आज डिजिटल बोर्ड हो गया, ऐप के द्वारा हो गया, सब चीज़ हो गया। तो इतनी चीज़ें तो ये 2021 में इतनी क्लासें तो होती थी, इतनी हमको भी बहुत दिक्कतें होती थी क्लासें करने में। आज टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। तो जो आईसीटी का कॉन्सेप्ट है वो है आपका, इसका आंसर जो है डी है। सूचना प्रौद्योगिकी कई प्रकार की सूचनाओं का भंडारण भी करती है, उससे हम प्राप्त जानकारी भी ले सकते हैं, उसका वितरण भी कर सकते हैं, और इसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों प्रकार के एसिडों का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो एक टॉपिक भी आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और इनके बीच में जो प्रक्रिया है उसका एनालिसिस का भी है। ठीक है, वो मैंने पढ़ा चुका हूँ, कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ, जो उन्हें कॉमन बैच ले रखा उसमें ये सब चीज़ पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, इन सबके नोट्स भी बने हुए हैं। तो इसका आंसर डी है। ठीक है, ठीक है। आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है? आई का मतलब इंफॉर्मेशन, ठीक है, टी का मतलब संचार, कम्युनिकेशन, और टी का मतलब टेक्नोलॉजी। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी वो होते हैं इसकी फुल फॉर्म। आगे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया आपका। ठीक है, हार्ट एक मनोवैज्ञानिक हुआ है, व्यक्तित्व के अध्ययन की विधि का हार्ट ने कौन सी व्यक्तित्व की अध्ययन की विधि बताई है? पर्सनालिटी की कौन सी विधि हार्ट ने बताई है? तो व्यक्तित्व में हमने विभिन्न प्रकार के सिद्धांत पढ़े हैं या विभिन्न प्रकार की विधियां भी पढ़ी है। पिछली बार इससे विधियों को क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसकी जो विधियां थी उससे क्वेश्चन आया था 2021 में। ठीक है, व्यक्तित्व से इतना भी मैं बताता हूँ कब कौन सा क्वेश्चन बनता है। देखो, क्वेश्चन वही बनते हैं जो बने हुए हैं, कोई अपने माइंड से क्वेश्चन नहीं बनाता है, इतना भी मैं बता देता हूँ। कि कोई अगर इतना बड़ा विशेषज्ञ है नहीं आयोग के पास, या जैसे केवी के पास है, या सेंटर में सीटेट, जो सीटेट के पेपर बनाते हैं, या सेंटर के जो एग्जाम होते हैं उनका तो बहुत बड़ा पैनल होता है। यूकेएसएससी के पास इतना बड़ा पैनल नहीं है कि वो खुद ही अपने हिसाब से क्वेश्चन बनाए, उनके ऑप्शन बनाए, कई ऑप्शन लग जाएगा। ठीक है, जो कॉपी पेस्ट है वही कॉपी पेस्ट अभी तक हमने देखे हैं, 2014 हो, 2017 हो, 2021, सब कॉपी पेस्ट आता है। ठीक है, तो फाइनाइट व्यक्तित्व का अध्ययन विधि कराती है, कौन सी कराती है देखते हो। इसका जो आंसर है मनोविश्लेषण विधि है, वेरी इंपॉर्टेंट। मनोविश्लेषण विधि में हमेशा याद रखो ईगर, ईगो और सुपर ईगो। ये तीन चीजों के बारे में इसने बताया है, ईगर, ईगो और सुपर ईगो। ईगर क्या होता है, ईगो क्या होता है, सुपर ईगो क्या होता है। ठीक है, अचेतन मन की इच्छाएं चेतन मन में आना, और चेतन मन में सुपर चिंतन में जाना। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मनोविश्लेषण सिद्धांत फ्रायड का व्यक्तित्व से संबंधित में दिया है, और इसने तीन चीजों को डिफाइन किया है, ईगर, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, अगर इसको और भी ज्यादा अगर आपको डिस्कस करना है तो व्यक्तित्व का एक क्लास है मेरी, पर्सनालिटी की एक क्लास है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, उसमें मैंने ये बहुत विस्तार से बताया है कि ईगर, सुपर ईगो और ये क्या है। ठीक है, तो ईगर, ईगो, सुपर ईगो, और एक प्रकार से गतिश भी है, ईगर से ईगो में जाता है व्यक्ति, और ईगो से किस में आता है, सुपर ईगो में आता है। तो एक प्रकार से ये डायमेंशिक भी है, गतिक भी है, गतिक सिद्धांत भी है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं।
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर दो, ये क्वेश्चन आने की संभावना है। जो आपके इसमें प्रज्ञा दे रखा है, प्रज्ञाता दे रखा है, प्रज्ञाता क्या होता है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके इसमें प्रज्ञाता, में प्रज्ञाता क्या है, ठीक है। तो प्रज्ञाता एक प्रकार से, जब कोविड आया था 2019 में, 19 में क्या आया था, कोविड आया था, तो शिक्षाएं, जो स्कूली शिक्षा थी वो पूरी तरह से बाधित हो चुकी थी, ठीक है, बाधित हो चुकी थी। और कोई फिर ऑनलाइन शिक्षण प्रचलित में आया था, तो स्कूलों में भी टीचर ऑनलाइन शिक्षण लेने चालू कर दिए। तो भारत सरकार ने, जो मन शासन विभाग ने, जो ऑनलाइन शिक्षा है, डिजिटल शिक्षा में दिशा निर्देशित करने के लिए एक प्रज्ञा प्रोग्राम चलाया था, जिसके अंदर ऑनलाइन शिक्षा किस प्रकार से दी जा सकती है, उसका टाइमिंग क्या होना चाहिए, ठीक है, प्राथमिक स्तर पे क्या होना चाहिए, माध्यमिक स्तर पे क्या होना चाहिए, और हाई स्तर पे क्या होना चाहिए। तो इसकी टाइमिंग का निर्धारण और किस प्रकार से ऑनलाइन शिक्षा देनी है, इसके बारे में दिशा निर्देशित दिया है, ठीक है, ठीक है। देखो नोट्स, जो मैंने नोट्स बना रखे हैं, उनमें ये सब टॉपिक आपको मिलेंगे, ये सब टॉपिक उसमें मैंने बना रखे हैं, उनकी पीडीएफ आपके पास ये ऐप में है, ठीक है। आप अगर नोट्स खरीदना चाहते हो, उसका भी मैंने एक अलग से कोर्स जनरेट किया है, उसमें सब प्रकार के नोट्स आपके फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, सबके नोट्स आपने उसमें अपलोड किए हुए हैं, वो आप ले सकते हैं। आगे चलते हैं। अगर है आर्मी अल्फा परीक्षण क्या है, शाब्दिक है, अशाब्दिक है, शाब्दिक व्यक्तिगत है, सामूहिक, अशाब्दिक बौद्धिक है। तो आर्मी अल्फा टैक्स किससे संबंध में है, सबसे पहली बात है आर्मी अल्फा टैक्स किससे संबंध में है। तो ये प्रयोग किया गया था कहां, अमेरिका में आर्मी के लिए, अमेरिका में आर्मी की भर्ती होनी थी, उसके लिए ये क्या किया गया था, ठीक है। तो आर्मी की भर्ती होनी थी, तो उसके लिए एक टेस्ट किया गया था, ठीक है। बाद में इसको शिक्षा में लाया गया, किसको, इन टेस्टों को शिक्षा में आया गया। तो ये आपके संबंध में है, बता देता हूं। देखो बुद्धि से संबंध में है ये, ठीक है। बुद्धि के प्रकार जो परीक्षण होते हैं, उसमें आर्मी अल्फा टेस्ट और आर्मी बीटा टेस्ट दो प्रकार के होते हैं, सामूहिक रूप से होते हैं, व्यक्तिगत रूप में नहीं होते हैं। व्यक्तिगत रूप में शाब्दिक अशाब्दिक होते हैं, जिनको विनय साइमन मॉडल कहते हैं, या जो क्रिएटिविटी होते हैं वो अशाब्दिक में होते हैं। मगर जो अल्फा टेस्ट और बीटा टेस्ट होता है वो सामूहिक रूप से होते हैं। मैंने कहा ना, अमेरिका में आर्मी भर्ती के लिए किया गया, बाद में इसको शिक्षा में इंक्लूड किया गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि आर्मी अल्फा टेस्ट परीक्षण क्या है। तो आर्मी अल्फा टेस्ट क्या है, एक प्रकार से शाब्दिक सामूहिक परीक्षण है, शाब्दिक सामूहिक परीक्षण है। हमारा सीधा आंसर क्या होना चाहिए, शाब्दिक सामूहिक परीक्षण है, शाब्दिक सामूहिक परीक्षण है। कौन, आपका आर्मी अल्फा टेस्ट। अब किससे संबंध में, ये चैप्टर किससे है, बुद्धि से संबंध में, बुद्धि के परीक्षण से संबंध, ठीक है, बुद्धि के परीक्षण के संबंध में, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, बहुत टाइम लग रहा है। विकलांग बच्चों की, जो विकलांग बच्चों की सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या होती है। अब लगा दो, जो हैंडीकैप वाले बच्चे होते हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस चीज की आती है। कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हो, बहुत ही इजी है। तो हमेशा जो पिछड़े हुए बालक होते हैं, मानसिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं, ठीक है, इनमें हमेशा एक ही दिक्कत आती है, जो प्रमुख होता है वो होता है समायोजन, एडजस्टमेंट। ये हर जगह एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं,
तो एक अच्छा शिक्षक होने के नाते क्वेश्चन भी पूछे थे तो आप क्या करोगे, तो आप इनके लिए विशेष रूप से इन पर ध्यान दोगे और इनकी आवश्यकताओं को पूरी करने की कोशिश करोगे। आगे चलते हैं। ये फिर अच्छा क्वेश्चन आ गया। व्यक्ति के संघर्ष के समाधान में प्रमुख स्थान है। व्यक्ति के संघर्ष में समाधान के प्रमुख स्थान है। अब देखो ये क्वेश्चन, ये शब्दावली आई है आपके इसमें, ये शब्दावली आपकी इसमें आई है, तो आपको जो ये शब्दावली है इनके अर्थ आने चाहिए। बिना अर्थ के आप ये प्रश्न नहीं कर सकते। ऊर्ध्वाधर पातन क्या होता है, आत्मसारकरण क्या होता है, दमन क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, ठीक है, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो। तो ये आपके समायोजन चैप्टर से है, एडजस्टमेंट सब चैप्टर से है, जहां समायोजन की विधियां या कुछ समायोजन की विधियां होती है। प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि, क्षतिकारक विधि और आक्रमण विधि। तो जो ये विधि है ये एक प्रकार से अप्रत्यक्ष विधि होती है। अप्रत्यक्ष विधियों के द्वारा किसी भी बालक को आप समायोजित कर सकते हो। क्या कर सकते हो? समायोजित कर सकते हो, ठीक है। तो आप सबलिमेशन के माध्यम से बच्चे के जो संघर्ष के जीवन, जिस सीखने के लिए वो संघर्ष कर रहा है या जिस शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वो संघर्ष कर रहा है, उसको आप सब लेमिनेशन मेथड से उसका समायोजन कर सकते हैं और उसको एडजस्टमेंट कर सकते हो, समायोजित कर सकते हो, ठीक है। आत्मसहन क्या होता है, दमन क्या होता है, ये आप समायोजन के चैप्टर से पढ़ सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के तहत किस आयु समूह के छात्रों को आवासीय विद्यालय प्रदान किए गए थे? ये क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर, ये आने की संभावना है। इसका जो आंसर है 11 से 18 वर्ष के उसमें है, ठीक है। और इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखो, कस्तूरबा गांधी विद्यालय, कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो था आपका, कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय योजना थी, ये छात्रों के लिए थी, एक आवासीय योजना थी, आवासीय बाल शिक्षा योजना थी। 2004 में ये चालू की गई। एसटी और एसटी जनजाति की या ओबीसी जो पिछड़े जनजाति की थी या अल्पसंख्यक समुदाय की जो लड़कियां थी या जो छात्राएं थी, उनको ये आवासीय विद्यालय की योजनाएं उनको दी गई या हॉस्टल के रूप में उनको ये सुविधाएं उपलब्ध की गई। तो इस हॉस्टल में जो छात्राएं थी, इस एसटी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय की जो लड़कियां थी, इनको शैक्षिक आवासीय विद्यालय स्थापित किया गया। कब? 2004 में। और इसमें जो सुविधाएं दी गई थी, ये 11 से 14 वर्ष की बालिकाओं को दी गई थी। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? मैंने बता दिया 11 से, सॉरी या मैंने गलत आंसर मार दिया, 11 से 14 वर्ष के बालिकाओं के लिए ये व्यवस्था की गई थी। कौन सी व्यवस्था? ये वाली व्यवस्था आपकी की गई थी, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, निम्नलिखित में अनुदेशन प्रौद्योगिकी की विषय वस्तु नहीं है। अनुदेशन क्या होता है? अनुदेशन क्या होता है? अनुदेशन शिक्षण क्या होता है? तो हमेशा ही सोचो, शिक्षक शिक्षण के अलावा, पढ़ाने के अलावा जितने भी प्रकार की शैक्षणिक क्रियाएं करता है, क्या करता है? शैक्षणिक क्रियाएं क्या करता है, उन सबको अनुदेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुदेशात्मक शिक्षण कहा जाता है, या अनुदेशन शिक्षण कहा जाता है, या अनुदेशन का शिक्षण मॉडल कहा जाता है। हमेशा याद रखना, किसे? अनुदेशन,
इंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं, तो इंस्ट्रक्शन टीचिंग किसे कहते हैं। तो फिर से सुन लो, शिक्षण के अलावा कोई भी शिक्षक अगर पढ़ाता है, उसके अलावा किसी भी प्रकार की शैक्षणिक गतिविधियों को हम अनुदेशन शिक्षण कहते हैं। जैसे हाजिरी लगाना भी क्या है, एक अनुदेशन क्रियाएं है। ठीक है, शाबाशी देना भी क्या है, अनुदेशन क्रियाएं हैं। मैं कोई चार्ट या मॉडल प्रदर्शित कर रहा, वो भी क्या है, एक अनुदेशन क्रियाएं है। टीचिंग एसिड प्रयोग कर रहा, वो भी अनुदेशन क्रियाएं हैं। प्रार्थना कर रहा है या असेंबल कर रहा है, वो भी असेंबली भी क्या है, एक अनुदेशन क्रियाएं हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा, अकर्मित अनुदेशन नहीं है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं है। माने ये देखो आंसर क्या है, ये भी पता, कहीं कहीं बच्चे ये नहीं है, नहीं है, बाकी सब है। देखो अनुकर्मित अनुदेशन है, समूह शिक्षण है, इनमें से कोई तो ये तो होगा ही नहीं, ये भी है, ये भी है। और मीडिया सफाई का काम करता है, बुके छापता है टीचर, नहीं छापता है। टेक्नोलॉजी में बुके छापना, शिक्षण में बुके छापना आता है, नहीं है। मीडिया आता नहीं है, तो आंसर क्या होगा, चौथा। और मैंने अनुदेशन का मतलब बता दिया आपको। अनुदेशन शिक्षण का मतलब क्या होता है, मैंने सिंपल एक भाषा में बताया। शिक्षण के अलावा, पढ़ाने के अलावा जितने भी प्रकार की शैक्षणिक गतिविधियां ही होती हैं, वो सब अनुदेशन क्रियाओं में आता है या अनुदेशन शिक्षण में आता है। ठीक है, बाकी इसको विस्तार से उसमें बताया था। अगर आता है निम्नलिखित में से फिट इंडिया आंदोलन के संस्थापक कौन है। फिट इंडिया मूवमेंट आपके इसमें टॉपिक में दे रखा है, सब आपके टॉपिक में। तो इसका जो संस्थापक है वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट सुपर्ण सतपथी है। इसके बारे में बता देता हूं। इंडिया फिट मूवमेंट, ठीक है, इसकी स्थापना 1993 में श्री सुपर्ण सतपथी के द्वारा की गई थी। ठीक है, 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने इसको क्या किया था, लॉन्च किया था। फिट इंडिया एक प्रकार की कंपनी का नाम है, बाद में इसको कंपनी का नाम दिया गया फिट इंडिया। मगर फिट इंडिया जो मूवमेंट है उसकी वो जो संस्थापक थी वो 1993 में की गई थी और सुपर्ण सतपथी के द्वारा की गई थी। 2000 में इसको एक कंपनी में सम्मिलित किया गया और अगस्त 2019 में इसको एक मूवमेंट के रूप में चलाया गया। एक मूवमेंट के, अगर पूछा जाएगा फिट इंडिया मूवमेंट कब चलाया गया, तो आपका आंसर 2019 होना चाहिए। क्वेश्चन की प्रकृति पढ़नी है आपने। ठीक है, और अगर डेट पूछी जाएगी तो नरेंद्र मोदी के द्वारा 29 अगस्त 29 अगस्त 2019 को राष्ट्रीय खेल दिवस पर नई दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में इसका शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो ये याद रखना, इसको मूवमेंट बनाने का श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है और इसकी जो स्थापना है वो सुपर्ण सतपथी को जाता है। तो ये काफी डाउटफुल क्वेश्चन है, याद रखना। कई बच्चे नरेंद्र मोदी पे क्लिक कर लेंगे, नहीं, हमको संस्थापक पूछा गया है। क्या पूछा गया है, संस्थापक पूछा गया है। हमको क्या पूछा गया है, संस्थापक पूछा गया है, ना कि क्या पूछा गया, संस्थापक पूछा गया है। याद रखना, क्या पूछा गया, संस्थापक। अगर है जो बोध स्तर है आपका, ठीक है, बोध स्तर के शिक्षण में प्रयुक्त परीक्षण होता है। ठीक है, शिक्षण में तात्विक क्रम बनाने रखना चाहिए, छात्रों को नियमित पृष्ठपोषण फीडबैक दिया जाना चाहिए, छात्रों के आकांक्षा स्तर को बढ़ाना चाहिए, उपयोग में सभी। तो शिक्षण के मैंने आपको बताए थे 3 चरण होते हैं, 3 लेवल होते हैं, स्मृति लेवल, बोध लेवल और चिंतन लेवल, 3 लेवल होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बोध की बात किया तो बोध का मतलब समझना है, क्या है, अनुभव करना है और समझना है। और समझने में बताओ इसमें क्या आएगा, तर्क भी आ सकता है, बताओ क्या क्या आएगा। ठीक है, तर्क भी आएगा। जब वो फीडबैक लेगा, छात्रों से फीडबैक लेगा, तो छात्रों का जब टीचर क्या करेगा, छात्रों से फीडबैक लेगा, तो फीडबैक कब लेगा, जब उनको समझ में आएगा। जब तो दिमाग में तो उनकी स्मृति स्टोर हो चुकी है, अब उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं।
तो इसके चारों आंसर सही होंगे आपके, याद रखना। ये आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड वाला क्वेश्चन है। एक शिक्षक को व्याख्या पर अधिक ध्यान देना चाहे और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध लाना चाहे। शिक्षार्थी द्वारा की गई त्रुटियों में को भयंकर भूल के रूप में लेना चाहे और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी करनी चाहिए। शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसके सफलता के मापक के रूप में लेना चाहे। जब शिक्षार्थी अपने विचारों को प्रकट करे तो उसको टोकना नहीं चाहिए। अब बताओ, ये क्वेश्चन काफी गलत होते हैं, सीटेड रूटेड में आपने काफी दिए हैं ऐसे क्वेश्चन। तो देखो, तो इसमें हम क्या करते हैं, नेगेटिव शब्द चुनते हैं। नेगेटिव शब्द चुनते हैं, जैसे व्याख्या पर अधिक ध्यान देना, तो ये नेगेटिव हो गया, तो ये आंसर गलत हो गया। दूसरा, भयंकर भूल और गंभीर टिप्पणी, ये भी नेगेटिव वर्ड है, गलत हो गया। शिक्षार्थी कितनी बार गलती करता है, इसे सफलता के रूप में लेना चाहते हैं। अब यहां पे बचता शब्द क्या है, कितनी बार वो गलती करने से बचता है, तो जितनी बार बचेगा उतनी बार हम उसको सफल मानेंगे या सफलता के रूप में उसका मापन लेंगे, तो ये भी नेगेटिव शब्द है। जब शिक्षार्थी विचार को प्रशिक्षित करता है तो उसको टोकना नहीं चाहिए। अगर टोकना आता और टोकने के साथ क्या है, नहीं, तो ये पॉजिटिव हो गया। टोकना नेगेटिव हो गया, मगर नहीं क्या है, पॉजिटिव है। तो ये क्वेश्चन क्या है हमारा, सही है। सबसे अच्छा आंसर है, जब बच्चा कोई विचार कहता है, कोई चीज बताता है टीचर को, तो टीचर को उसको बीच में नहीं रोकना चाहिए, उसके पूरे विचार को सुनना चाहिए, उसके बाद उस पर टिप्पणी करनी चाहिए। बाकी तो सब नेगेटिव पॉइंट है ना, तो ऐसा आंसर इनका दिया जाता है। तो देखो 2021-2017 में जब ये सिलेबस में था, ये सीटेड रूटेड में, कभी कभी आपको लगता है कि चारों ऑप्शन सही है, आपके विचार में ऐसे लगता है चारों ऑप्शन सही है, और एक ऑप्शन सही होता है। आंसर चारों के चारों सही होते हैं, तो उसमें हमको बेस्ट आंसर चुनना होता है। क्या चुनना होता है, बेस्ट आंसर, जो सबसे अच्छा आंसर है। और जो सबसे अच्छा आंसर हो, उसी आंसर में वो 3 ऑप्शन समाहित होते हैं, इंक्लूड पहले उसी में होते हैं। तो ये ऐसी चीजें सीखना चाहे, ये प्रैक्टिस से होता है या होता है, हमेशा याद रखना, आगे चलता है। निगमन विधि का मार्ग है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निगमन माने अज्ञान से ज्ञान की ओर। निगमन का मतलब क्या होता है, इंडूरेक्ट का मतलब क्या होता है, अज्ञान से ज्ञान की ओर। अब इसमें आंसर बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। निगमन विधि का मार्ग है, निगमन विधि का मेथड कौन सा है, शोध का है, अनुकरण का है, तीव्रता का है, या खोज का है। देखो शोध में हम आगमन भी होता है और निगमन भी होता है, दोनों प्रकार का होता है। अनुकरण हमेशा निगमन विधि का मार्ग नहीं होता है, उसमें हमको पता है कि क्या है, उसी को हमने रटता रहना है। खोज एक प्रकार से क्रियात्मक चीज है, तो इसका आंसर आपका अनुकरण होगा, सॉरी नहीं, इसका आंसर आपका शोध तो नहीं होगा, शोध नहीं होगा आपका, तीव्रता भी नहीं होगी, खोज भी नहीं होगी, लिमिटेशन, लिमिटेशन, अनुकरण। ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ठीक है। इसमें जो डाउट रखता हूं मैं, ठीक है, आंसर वैसे तीव्रता है इसकी, ये थोड़ा सा डाउटफुल है, इसको मैं बाद में बता दूंगा। डाउटफुल अन्वेषण खोज रणनीति से निकट रणनीति है। जो अन्वेषण होता है या अन्वेषण, देखो अन्वेषण खोज दोनों प्रवृत्तियां हैं आपकी, क्या है, प्रवृत्तियां हैं, हमेशा याद रखना, ये दोनों आपकी प्रवृत्तियां हैं, प्रविधियां हैं। देखो
आपके 4 प्रकार की शिक्षण में विधियां होती है। 4 प्रकार की क्या होती है? शिक्षण में विधियां होती है। एक होती है आपकी रचनाव्यूह, एक होता है शिक्षण विधि, एक होता है शिक्षण युक्ति और एक होता है शिक्षण प्रवृत्ति। तो ये 4 प्रकार के मेथड होते हैं टीचिंग के। रचनाव्यूह जैसे पाठ योजना हम कहते हैं, वो पाठ योजना एक प्रकार से क्या है? रचनाव्यूह है। ठीक है। शिक्षण विधियां हम काफी पता है, आगमन निगमन ये सब शिक्षण विधियां हैं। युक्तियां जो टिक होती हैं, और प्रवृत्तियां जैसे आपके व्याख्या विधि, वर्णन विधि, खेल विधि, ये सब क्या है? प्रवृत्तियां हैं। और इनके बारे में जो अंतर है ये मैंने चैप्टर में बताया है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? अन्वेषण। इनमें हम क्या करते हैं? आगमन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, निगमन करते हैं, संश्लेषण करते हैं। जैसे ऑप्शन आगे ऊपर नीचे हो के, तो कोई नहीं, आप बता दीजिए आंसर क्या होगा इसका। ठीक है। ठीक है। तो अन्वेषण और खोज विधि में हम हमेशा क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं। जैसे हमने खोज विधि की तो क्या खोजा? उसका विश्लेषण किया, एनालिसिस किया। तो आंसर क्या होगा? एनालिसिस होगा इसका। यदि चलो 1 घंटा होने वाला है। सतत व्यापक मूल्यांकन ही योजना में व्यापक शब्द अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। बहुबुद्धि का सिद्धांत, सूचना प्रकरण का सिद्धांत, जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत, हस्तन का प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत। ठीक है। तो इसका जो आंसर है ये है, और ये बुद्धि से संबंध में है। बुद्धि का सिद्धांत आपका थॉर्नाइट ने दिया है, जिसमें बुद्धि बहुत ज्यादा तत्वों से बनी होती है। ठीक है। हस्तन का प्राथमिक मानसिक का सिद्धांत, जिसमें उसने 7 प्रकार की बुद्धियों का बताया है। गिलफोर्ड ने 9 प्रकार की बुद्धियों का बताया है, जिसमें उसने मूल्यांकन के व्यापक शब्द के अलावा और चीजों का भी किया है। तो इसका आंसर आपका जेपीओ होता है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी के समस्या समाधान कौशल में के विकास में बाधक होता है? देखो यहाँ पे बाधक पूछा गया। अनुरूपक चिंतन, ये यहाँ पे पौ है। परिकार्य स्थिरता, बहुविधि तरीके से प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण, प्रशासनिक सूचनाओं पर केंद्रित होना। अब ये शब्द मीनिंग है, बहुत ही जटिल शब्द मीनिंग है, इनका अर्थ आपको आना चाहिए। एनालॉजिक थिंकिंग किसे कहते हैं? आंसर स्टेबिलिटी किसे कहते हैं? परसेंटेज ऑफ द क्वेश्चन मल्टीप्लाई, ये तो आपको समझ में आ जाता है। प्रोसेसिंग ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आपको समझ, ये 2 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, और आंसर भी इन्हीं दोनों में है। आंसर इसका है प्रक्रियात्मक स्थिरता। अब ये होती क्या है प्रक्रियात्मक स्थिरता? तो मैं आपको बताता हूं। प्रक्रियात्मक स्थिरता विद्यार्थियों के बीच में समस्या समाधान के कौशल के विकास में बाधक होती है। ठीक है। तो प्रक्रियात्मक स्थिरता किसे कहते हैं? जो पूर्व मानसिक, एक प्रकार से मानसिक अवरोधक है। ये क्या है? मानसिक क्या है? अवरोधक है। कौन? प्रक्रियात्मक स्थिरता, जो किसी व्यक्ति को किसी वस्तु को उसके प्राकृतिक या इच्छा कार्य से परे नए क्रियात्मक या सृजनात्मक तरीके से देखने या उपयोग में क्षमता करने तक ही सीमित करता है। जो प्रक्रियात्मक स्थिरता होती है वो किसी भी नई चीज को, पुरानी चीज को तो स्थिर रखता है, नई चीज को क्रिएटिव करने से रोकता है, करने से रोकता है। तो समस्या समाधान में जब रोकता है तो समस्या समाधान में वो हमेशा क्या होगा? बाधक के रूप में होगा। माने वो कोई चीज सीखना चाहता है तो उसने वो जो पुराना ज्ञान है वहीं तक सीमित है, वो नए ज्ञान में क्रियात्मक नहीं कर रहा है। ये है उसका मतलब। अब देखो एनसीएफ 2005 आपका 2021 का भी है, और नए सिलेबस में आपके 2009 और 2023 ये दोनों एनसीएफ जो दिए गए हैं। 2005 2021 में भी आया था। ठीक है। अब जो पेपर है आपके उसमें 2009 का एनसीएफ भी जोड़ा गया है और 2023
3 का एनसीएफ भी जोड़ा गया है, ये याद रखना। तो जोड़ा गया है तो आपको दिक्कत होगी, पढ़ने में आपको ज़्यादा होगा। एनसीएफ देखो पिछली बार जो सिलेबस था बहुत अच्छा था 2000 की, फिक्स टॉपिक थे और फिक्स टॉपिक से एक क्वेश्चन आता ही था। जैसे इस समय आपके 33 या 30 संगठन आयोग और परिषद दे रखे हैं, 33। पिछली बार केवल 2 दिए थे, एनसीएफ और शिक्षा का अधिकार, और दोनों से एक एक क्वेश्चन आते थे। अब 33 या 30 क्वेश्चन आपके आयोगों, परिषदों और पाठ्यक्रम से दे रखे हैं, तो इसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 या 3 या 4। पढ़ने तो आपको 33 या 33 पढ़ना है, यूजी वा सब चीज़ आपको पढ़ना है, तो सिलेबस काफ़ी होगा। तो एनसीएफ 2005 में की सूची के अनुसार कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका क्या होना चाहिए? लिखित होना चाहिए, मौखिक होना चाहिए, लिखित मौखिक दोनों होना चाहिए, या प्रोजेक्ट के आधार पे होना चाहिए, या प्रोजेक्ट के आधार पे होना चाहिए आपके दोनों क्या नियम? तो हमेशा पहली दूसरी क्लास का जो मूल्यांकन लिया जाता है वो प्रक्षेपण के आधार पे लिया जाता है, जो गतिविधियों के आधार पे मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है, याद रखना। क्रियात्मक शोध 2021 का भी था, 2017 का भी था, और इस समय भी आपका दे रखा है क्रियात्मक शोध, और इससे एक क्वेश्चन 2021 में हम 100% कहते थे, अब भी 100% है, आ भी सकता है। तो इसका स्टेप हमेशा सोपान पूछा जाता है, हमेशा क्रियात्मक शोध से जब भी क्वेश्चन पूछा गया है हमेशा इसका सोपान पूछा गया है, इसके स्टेप पूछे गए, ठीक है। तो इसका अंतिम स्टेप होता है दूसरों तक परिणाम को पहुंचाना, ठीक है। तो इसमें कभी कभी आपका अंतिम स्टेप निष्कर्ष निकालना होता है। क्या होता है? निष्कर्ष या निष्कर्ष निकालना या परिणाम निकालना, हमेशा निष्कर्ष निकालना इसका अंतिम चरण होता है, ठीक है, हमेशा याद रखना, ठीक है। ये 7वां चरण आपका एडमसन ने जोड़ा था, एडमसन ने जोड़ा था, किसने जोड़ा था? एडमसन ने जोड़ा था, ये 7वां स्टेप, ठीक है। वैसे मुख्य रूप से 6 स्टेप होते हैं और अंतिम स्टेप होता है निष्कर्ष निकालना। तो यहाँ ऑप्शन में देखो, जब ऑप्शन में आएगा कि परिणामों को का दूसरों को परिणामों को सूचना देना या सामान्यीकरण, इसका दूसरा नाम सामान्यीकरण भी होता है, अगर ये ऑप्शन में आएगा तो यही आंसर पूछा जाएगा, क्यों? उसने जो पेपर बनाया गया है वो एडमसन के स्टेप के आधार पर बनाया है, तो उसके आधार पर यह आंसर होगा। अगर ये नहीं होगा इसके जगह पे तो आपका आंसर क्या होगा? हमेशा निष्कर्ष निकालना और परिणाम निकालना अंतिम स्टेप होगा क्रियात्मक शोध का। क्रियात्मक शोध आपको पता है शिक्षा में सुधार के लिए किया जाता है, शिक्षण में सुधार के लिए, वो चाहे शिक्षण विधि हो या विद्यालय की जो व्यवस्था हो, हमेशा शिक्षण में सुधार के लिए क्रियात्मक शोध किया जाता है। आरटीआई 2009 से क्वेश्चन, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 200 बालकों पे कितना शिक्षक होना चाहिए? तो आरटीआई 2009 के तहत शिक्षकों की संख्या बता रखी है, कितनी होनी चाहिए? 90 पे कितनी होनी चाहिए? 40 का, वैसे रेशो आपका 40 पे 1 है या 30 पे 1 रेशो है, 30 या 40 शिक्षकों पे एक टीचर होना चाहिए, मगर यहाँ पूछा गया है 200 बालकों पे। तो 200 बालकों पे मिनिमम आपके 5 टीचर होने चाहिए और 1 प्रिंसिपल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रिंसिपल होना चाहिए। 5 शिक्षक और 1 प्रिंसिपल होना चाहिए। ये आरटीआई 2009 के तहत नियम बना रखा है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक व्यवहारिक शैक्षिक दर्शन को माना जाता है, अब ये दर्शन शास्त्र से आ गया है। दर्शन शास्त्र में क्या है? व्यवहारिक शैक्षिक दर्शन, ठीक है। इसको दूसरा नाम होता है इसका प्रयोजकवादी को आपका प्रयोजकवादी भी कहते हैं। प्रयोजकवाद हमेशा याद रखना, व्यवहारिकवादी को प्रयोजकवाद भी कहते हैं। आपको 3 चीजें दे रखी है, आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, प्रयोजकवादी और यथार्थवादी, ठीक है। तो जो व्यवहारवादी होते हैं वो हमेशा प्रयोजकवादी होते हैं। आपके इसमें प्रयोजकवादी है तो एक प्रकार से वो व्यवहारवादी होते हैं, ठीक है। तो व्यवहारवादी का जो कॉन्सेप्ट है बहुत बड़ा है, ठीक है। सभी अधिगमन पूरी तरह से शिक्षक पर निर्भर होते हैं। अधिगमन विद्यार्थियों को एकमात्र जिम्मेदारी दी जाती है। अधिगमन माने सीखना। सभी अधिगमन स्थान, समय और परिस्थितियों के संदर्भ पर निर्भर करते हैं। अधिगमन शिक्षण तथा छात्रों के बीच में एक संवादात्मक प्रक्रिया होती है। तो व्यवहारिक जो शैक्षणिक दर्शन है या फिलॉसफी है वो क्या बताती है? वो क्या बताती है? तो ये बताती है कि जैसी परिस्थिति होती है
व्यवहारिक या जो प्रयोजिकवाद होते हैं कि समय के साथ चलना, जैसा समय की मांग होती है उस हिसाब से आपको सीखना चाहे, उसी हिसाब से आपको परिस्थितियों में को हैंडल करना चाहे, ये व्यवहारवाद का कॉन्सेप्ट है या प्रयोजकवाद का कॉन्सेप्ट है। समय के साथ चलना, मानवीकरण, समझ गए, याद रखना। जब मैं दर्शन शास्त्र पढ़ाऊंगा आपको तो उसमें ये चीजें सब है, ठीक है। तो आदर्शवासियों का कॉन्सेप्ट क्या होता है? आदर्शवासियों का कॉन्सेप्ट हमेशा आत्म या अच्छे गुणों वाला होता है, ठीक है। यथार्थवादियों का कॉन्सेप्ट क्या होता है? कौन सा दृष्टिकोण वाला होता है? भौतिक दृष्टिकोण होता है, ठीक है। मानवीय दृष्टिकोण प्रकृतिवादियों का होता है, ठीक है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण इनका होता है। तो इसका जो आंसर होगा समय के साथ और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ, ठीक है। संवाद हमेशा आदर्शवादी या प्रकृतिवादियों के होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रार योजना में सम्मिलित नहीं है? लेसन प्लान मैंने आपको पढ़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उद्देश्यों की स्पष्टता, शिक्षक का ज्ञान, योजना की दिग्गजता और शैक्षिक ज्ञान। बहुत अच्छा ज्ञान क्वेश्चन है। तो देखो, पाठ योजना कौशल के विकास से संबंधित होता है, कौशल के विकास से संबंधित, टीचर की जो कौशल है उसके विकास से संबंध में होता है। तो कौशल विकास करना है तो उसके लिए उद्देश्य भी होने चाहिए, योजना भी होनी चाहिए, और विद्यार्थियों को किस प्रकार का ज्ञान है उसके आधार पर हम पाठ योजना बनाते हैं। मगर शिक्षक का ज्ञान नहीं देखते हैं, हमको तो शिक्षक के कौशल का विकास करना है। हमको पता है उसका ज्ञान पूरा है, उसको उसके ज्ञान का टेस्ट नहीं लेना, उसके कौशल को विकसित करना। तो नहीं का मतलब इसमें क्या आएगा? शिक्षक का ज्ञान। क्या आएगा? शिक्षक का ज्ञान। अगर है रूसो, रूसो देखो आपको एक थिंकर दे रखा है, रूसो, ठीक है। रूसो आपको एक थिंकर दे रखा है, ठीक है। तो जीन्स मैक्स रूसो इसका पूरा नाम है। इसकी बुक है एनिमल में मनुष्य के 4 मनुष्यों के चरण प्रतिपादित किए गए। ये कौन कौन से हैं? प्रकृति की आयु 0 से 12 वर्ष की बालक की होती है। बल की आयु बालक की 15 से 20 वर्ष की होती है। ज्ञान की आयु बालक की 20 से 25 वर्ष की होती है, ठीक है। तो रूसो क्या था? रूसो क्या था? रूसो आपका प्रकृतिवादी था। क्या था? प्रकृतिवादी। कभी यहाँ पे प्रकृतिवादी आए। तो प्रकृतिवादी का जनक भी हम कह सकते हैं या प्रतिपादक भी कह सकते हैं रूसो को। इसे आपको रूसो दे रखा है थिंकर्स में। तो रूसो ने मनुष्यों के चरण बताए थे, कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से उसमें उसकी आयु होती है। तो आयु से संबंधित में उसने मनुष्य के चरण दिए थे। तो प्रकृति का चरण उसे 0 से 12 दिया था, बल की आयु उसने 15 से 20 दिया था, और ज्ञान की आयु कितने दिया था? आपके 20 से 25 दिया था। अब इसमें कथन में आया कि तीनों कथन सही है, केवल एक कथन सही है, केवल दूसरा और तीसरा कथन सही है, या पहला और तीसरा कथन। इसके तीनों कथन सही है, ये तीनों सही है आपके, तो इसका आंसर पहला होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। देखो जो थिंकर्स हैं आपके, विवेकानंद हुआ, प्लेटो हुआ, गांधी जी हुए, अरस्तु हुए, गिजुभाई हुआ, भुवे हुआ, टैगोर हुआ, विवेकानंद हुआ, देखो इनके कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने नहीं है, इनके केवल शैक्षणिक कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, ठीक है। बुकों में इनके बहुत बड़े कॉन्सेप्ट होते हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकल थिंकर्स हुए हैं। क्या हुए? पॉलिटिकल थिंकर्स हुए। इनके केवल शैक्षणिक विचार पढ़ने हैं कि इन्होंने शैक्षणिक में किस चीज का समर्थन किया है, इनकी शैक्षणिक कौन कौन सी विधियों का इन्होंने समर्थन किया है, कि कौन कौन सी विधियां शिक्षण में होनी चाहिए, पाठ्यक्रम किस प्रकार से होना चाहिए, अनुशासन किस प्रकार से होना चाहिए। ये चीजें इनके थिंकर्सों में हमको पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है, ये भी याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। शिक्षण के जो गतिमान है या शिक्षण के जो मॉडल है, उसी में एक मॉडल है आपका, ठीक है, जिसको कहते हैं क्वेश्चन मॉडल। इस सेगमेंट का दे रखा है, सेगमेंट का पिछा मॉडल या इंक्वायरी मॉडल भी कहते हैं, इसको क्वेश्चन मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस पे आधारित होता है? निगात्मक में होता है, उपयुक्त में दोनों होता है, आगमन में होता है। तो इंक्वायरी मेथड क्या है? प्रश्न पूछना, किसी चीज की इंक्वायरी लेना शिक्षण में,
तो पीछा मॉडल क्या है, ये मैंने पूरे नोट्स में भी है बहुत अच्छा से है कि मॉडल है एक प्रकार से इंक्वायरी लेना। तो इंक्वायरी हमेशा आप क्या लेते हो, कभी आपको कोई चीज याद नहीं होती तो आप उसको जानने के लिए लेते हो कि भाई मुझे इस चीज के बारे में पता करना, तो अज्ञात से अज्ञात की ओर भी चलते हो आप। और कभी आपको किसी चीज की जानकारी है मगर उसको वेरीफाई करना है, तो ज्ञान से अज्ञान की ओर भी चलते हो। तो निगमन भी है और आगमन भी है, तो दोनों प्रकार की ये विधियां होती है, दोनों प्रकार की ये विधि होती है। तो उपयुक्त में दोनों इसके आंसर हो गए, उपयुक्त में दोनों, उपयुक्त में दोनों। जैसे ये ऑप्शन गलत हो रखे हैं तो इनको अगर आंसर की में आएगा तो इसको 2 ही माना, इसको 3 माना, जैसे ठीक है वो आंसर की मैं सही कर लूंगा वैसे याद रखना। ये आपका सही है, ठीक है। तो ये आपका जो पैटागोजी है। अब आपके जो 20 नंबर के क्वेश्चन है, देखो आपके देखो आपका देखो 20 नंबर के क्वेश्चन है, जो 20 नंबर के जो क्वेश्चन है, 10 नंबर को तो आपका रीजनिंग हो गया। क्या हुआ, रीजनिंग हुआ, क्या हुआ, रीजनिंग। 10 नंबर का क्या हुआ, आपका रीजनिंग हुआ। और ये लगभग आपका बेस से संबंधित आएगा, और 10 में से 10 आपको सही करने हैं, ये लेके चलो। तो बहुत सिंपल रीजनिंग आएगी, ऐसे भी नहीं कि आपको हाई रीजनिंग दी जाएगी जैसे ग्रुप सी में आती है, ठीक है। अन्य वनडे एग्जाम के क्वेश्चनों में आते हैं, एसएससी इनको छोड़ के, स्टेट लेवल को छोड़ के, स्टेट लेवल में जो रीजनिंग आती है बिल्कुल सिंपल आती है, वो लगभग आपके 10 में से 10 आने चाहिए। बाकी 10 क्वेश्चन है, इनका भरोसा नहीं कहां से कहां पूछा जा सकता है, इनका कोई भी भरोसा नहीं। आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है वो आपकी बात है या आपके नॉलेज पे बात है, ठीक है। इसमें 4 क्वेश्चन हम समझे कि उत्तराखंड से पूछा जाएगा, और 6 क्वेश्चन आपके जैसे खेल। तो खेल से अभी तक जो ग्रुप सी के पेपर हुए, खेल से उसने हमेशा शब्दावली पूछी है कि ये शब्दावली किससे संबंधित है, खेल से। अवार्ड पूछे जा सकते हैं, तो अवार्ड वो कोई भी पूछ सकता है। जाकर हम ये सोचे कि एजुकेशन का पेपर है तो साहित्यिक पुरस्कार पूछ सकता है, वो ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछ सकता है, या शिक्षा के जगत में जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो पूछ सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो वैज्ञानिक खोज है, तो वैज्ञानिक खोज ज्यादातर आपके बायो से संबंधित है या फिजिक्स से संबंधित है, इनकी खोजों को वो पूछ सकता है। इसके अलावा और आपके जो स्टेट है, भारतीय स्टेट, किसी भी स्टेट या किसी भी द्वीप के बारे में आपको पूछ सकता है, उसके कैपिटल पूछ सकता है या उसके कुछ चीजें पूछ सकता है। तो ये 6 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले ए शूट बैट बॉल उपन्यास किसका है, ये आपके विक्रम सेठ का है, ठीक है, विक्रम सेठ का है, याद रखना। दूध दूध में जो डेंसिटी होती है वो किसके द्वारा, वो लैक्टोमीटर के द्वारा नापी जाती है। इजी क्वेश्चन, बहुत सिंपल। देखो जो आपके ये 20 क्वेश्चन है ना, ये आप 20 में से 20 ला सकते हो, ये सोच के चलो। आपने ये सोच के चलना है, जो ये 20 नंबर जोड़े गए हैं सिलेबस में, ये 20 के 20 आपके आने चाहिए, क्योंकि इसमें केवल बेस ही पूछा जाएगा, पूरा फैक्ट पूछा जाएगा, और ये 20 के 20 आपको लाने हैं, किसी भी लगा दो। अगर आपको सेक्शन पाना है तो ये 20 के 20 क्वेश्चन आपको लाने हैं। 6 से 14 वर्ष की बालकों का अनिवार्य शिक्षा अधिनियम किस आर्टिकल के दिया गया था, वो दिया गया था 20A आर्टिकल 2002 में जोड़ा गया था, 86 संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था संविधान में। अब ये एक क्वेश्चन मैंने ऐसा बता रखा है आपको, ये क्वेश्चन अच्छे खासे बच्चे गलत कर लेते हैं, वो कभी पढ़ा ही नहीं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में दिखाए गए पशु कौन कौन से हैं, जितने भी भारत के राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनमें कौन कौन से पशु दिखाए गए हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए घोड़ा दिखाया गया, सांड, शेर और हाथी, ये दिखाया गया था आपके राष्ट्रीय प्रतीकों में। हमेशा याद रखना, राष्ट्रीय प्रतीकों में कौन कौन से दिखाए गए, सही कहा मैंने गलत कहा, राष्ट्रीय प्रतीकों में कौन कौन सी चीजें दिखाई गई, इसको वेरीफाई करते हैं अभी।
राष्ट्रीय प्रतीक जो आपका है वो अशोक का चिन्ह है, शानदार से लिया गया है। स्तंभ लिखा है, इस स्तंभ पे आपके केवल शेर का चिन्ह नहीं है, इसके अलावा इसमें घोड़ा भी है, बैल भी है, हाथी भी है और शेर भी है। घोड़ा, बैल, हाथी और शेर। जो हाथी है वो सफेद रंग का है, यहाँ तक ना, हाथी क्या है, सफेद रंग का है, ठीक है। बैल हमेशा बुद्धि की जो राशि है उसको करता है। घोड़ा जो उसका विदाई का संकेत है, और शेर उसका आत्मज्ञान का संकेत है। ये क्या है, उसका आत्मज्ञान का संकेत है, किसका, बुद्ध का। तो अशोक का जो सिस्टम है वो बुद्ध से संबंधित है, और बुद्ध के जो चिन्ह है उसी को उसने इंक्लूड किया है राष्ट्रीय चिन्ह में। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा घोड़ा, बैल, हाथी और शेर। घोड़ा, बैल, बैल मतलब सांड, हाथी और शेर। इसका आंसर आएगा बी। क्या आएगा, बी आंसर आएगा इसका, आंसर बी आएगा इसका, यहां तक ना। यदि चलते हैं, बैग स्टिक वर्क किस खेल में किया जाता है, ये हॉकी में किया जाता है, ठीक है। टाइम बहुत हो गया, हॉकी में किया जाता है, जल्दी जल्दी आंसर बता दो। देखो ये दोनों मिनिकॉय द्वीप आपके लक्षद्वीप द्वीप के हैं, आपको पता ही है। देखो रबी की फसल, खरीफ की फसल, देखो धान की फसल हमेशा सर्दियों में होती है, ठीक है। जायद की फसल हमेशा गर्मियों में होती है, और धान की फसल हमेशा बरसात में होती है। तो बरसात में किसकी फसल होती है, धान की होती है, तो इससे आंसर धान। तो खरीफ, रबी की फसल हमेशा आपके जनवरी के महीने होती है, जो शीतकालीन होती है। जायद की फसल आपकी जो गर्मियों में होती है, और खरीफ की फसल जिसमें पानी की आवश्यकता होती है वो होती है आपकी धान की। तो धान की फसल होती है आपकी धान, झंगोरा, मनवा और ये सब। खरीफ की फसल में झंगोरा भी होता है, मनवा सर्दियों, ठीक है आंसर। प्रसिद्ध धरी धुरा मेला कहाँ स्थित है, ठीक है। तो ये है चंपावत में। चंपावत में जो भगवती देवी का मंदिर है, वहाँ एक शोभा कलश यात्रा होती है, जिसमें ये मेले का आयोजन किया जाता है, हर साल होता है चैत्र माह में। लई धुरा, देवी धुरा नहीं, देवी धुरा अलग है, हाँ देवी धुरा मेला अलग है, ये लई धुरा मंदिर है। नहीं आप सर्च मारे वहाँ देवी धुरा दिखा जाएगा, ठीक है। तो चंपावत में है, देवी धुरा अलग है, लई धुरा अलग है। निम्नलिखित में से पशुचारण जो पशु से संबंधित है वो भोटिया है आपके। उत्तराखंड के बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्यादा टफ नहीं पूछे जाएंगे, ये आप समझ गए, ठीक है। गढ़वाल पेंटिंग की स्थापना किसकी, मोरक राम की है, आपको पता है, मुकंदी राज की है, सॉरी। गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग की स्थापना किसने की थी, मुकंदी राज ने की थी। किसने की थी, मुकंदी राज ने की थी, हमेशा याद। और इसमें जो पेंटिंग है वो मोरक राम की है, जो पेंटिंग है वो किसकी है, मोरक नाम की है। और गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग किसकी है, मुकंदी राज की है, हमेशा याद है, ठीक है। तो ये 40 क्वेश्चन पूरे। अब ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, इनके मैं आंसर बता देता हूँ, टाइम बहुत हो चुका है, ठीक है। तो ये सीज के क्वेश्चन है आपके, किसके, सीज से संबंधित क्वेश्चन है, इसका आपका डी आंसर है, ठीक है। कैसे किया देखो, आप सीज से कर सकते, तो मैं कभी टाइम होगा तो बता दूंगा, टाइम बहुत हो। निम्नलिखित में से शब्दों का एक समूह है जो इनमें से भिन्न है। अब देखो ये बता देता हूँ आपको जल्दी से, देखो ए है, लास्ट में जेड है, बी है, बी का उल्टा क्या होता है, वाई होता है। सी है, सी का उल्टा क्या होता है, एक्स होता है। डी है, डी का उल्टा क्या होता है, वी होता है। ए का उल्टा जेड और बी का उल्टा वाई। बी का उल्टा सी का ये, डी का उल्टा, डी का उल्टा आपका डब्ल्यू होता है, सॉरी डब्ल्यू, और ई का उल्टा आपका वी होता है।
तो लास्ट ऑप्शन आपका गलत होगा, ये अलग है, बाकी सब उल्टे होते हैं, ये अलग होते हैं, तो ये आपका आंसर हो गया है। ठीक है, डी आंसर। इसमें बताओ कि माइंड को इस भाषा में ये लिखते हैं तो डायग्राम को क्या लिखा जाता है? देखो ए बी, देखो जब भी आपका रीजनिंग है तो पेपर शुरू होने से पहले जो आपको 15-20 मिनट पहले मिलते हैं, तो आप अल्फाबेट लिख लो पीछे पेपर में, हमेशा क्या लिख दो, अल्फाबेट लिख लो ऐसे। ठीक है, और इन पे नंबर दे दो फटाफट। ये आपने पहले करना है अगर आपको रीजनिंग बहुत जल्दी करनी है, क्यों देखो जो मैथ्स ग्रुप के नहीं है तो ये सोच के चल जाओ कि जो 10 क्वेश्चन है इनमें उनका आधा घंटा भी लग सकता है और उससे ज़्यादा भी लग सकता है। हमेशा याद है जो मैथ्स ग्रुप के हैं वो 10 क्वेश्चन आपके 10 क्वेश्चन 5 मिनट में या 4 मिनट में सॉल्व करके रख देंगे। ठीक है, जिनकी रीजनिंग अच्छी है। तो देखो एम, एम के बाद क्या है के, तो कितनी माइनस हुआ, 1 और 2, तो -2। आई कितना माइनस हुआ, -1। एन, एन में कितना माइनस हुआ, -1। डी में कितना माइनस हुआ, तो -2 -1 -2 -2, तो इसमें भी क्या होगा, वही आपका क्या होगा, -2 +1 -2 -2 -1 -2 -1 -2 -1 ऐसे होगा। और इसका जो आंसर होगा, ठीक है, इनकी रीजनिंग की क्लासें भी ले रहा हूँ, जिनको लेना है तो ये फ्री कोर्स है, आप ले सकते हैं। रीजनिंग की क्लास है, सबके लिए फ्री कोर्स है। ठीक है, तो ये आप ले सकते हैं रीजनिंग की क्लासें। तो इसका आंसर ये वाला होगा इसमें। रीजनिंग सबके लिए फ्री है, रीजनिंग क्लास ले सकते हो, टाइमिंग पूछ सकते हो, वो सबके लिए फ्री है। रीजनिंग क्लास में सबके लिए फ्री कर रखा है मैंने, तो भी रीजनिंग क्लास लेनी है वो फ्री है सबके लिए। फोर्टी फोर का जो आंसर है आपका वो है ए, आंसर है आपका ए। कि 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, 5 लड़के क्या बैठे हैं, एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। ए लड़का डी की बाई तरफ है, बी दाएं किसकी तरफ है, दाएं, बी बी की तरफ है, ई ई का ई बी के बाएं की तरफ है, परंतु सी के दाएं की तरफ है। तो सिर पर सबसे आगे कौन बैठा हुआ है, सबसे आगे कौन बैठा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे आगे कौन बैठा हुआ है। तो देखो एक रेखा खींचेंगे हम, तो सबसे पहला पूछा है कि जो ए लड़का है वो डी के क्या बैठा हुआ है, दाएं। तो ए हम कहीं पे भी कह ले, इसका दाएं क्या होगा, इस साइड होगा। ए लड़का डी के दाएं में बैठा है, डी के दाएं, सॉरी डी का दाएं इधर होगा, तो डी के दाएं में इधर बैठा हुआ है कौन, ए लड़का। बी की तरफ बैठा हुआ है ई ना, और बी के किसकी तरफ बैठा हुआ है, इसकी तरफ। तो ए बीच में हो गया, ए किस में हो गया, बीच में हो गया, ए किस में हो गया, बीच में हो गया, तो ये बाएं है। बाएं है, ये दाएं है, तो ए क्या हो गया, बीच में आ गया। अगर लिखा है ई बी के बाएं है, ई क्या है, बी के बाएं है, तो बाएं इधर ही होगा, इधर तो ए है, तो इधर क्या आएगा आपका, ई आएगा। और ई के तुरंत दाएं क्या है, सी है, तो सबसे लास्ट रोल पे सी और डी है, तो आपका पहला आंसर हो गया। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था सिटी अरेंजमेंट का।
क्यू पी का भाई है, क्यू क्या है, पी का भाई है, आर क्यू की माँ है, एस आर का पिता है, टी एस की माँ है। तो बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है, पी का टी से क्या संबंध है। तो सबसे देखो पी क्यू, पी क्यू का क्या है, भाई है, पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है, तो ये पॉजिटिव है। देखो हमें से मेल को पॉजिटिव करो और फीमेल को माइनस करो। क्यू हमको पता नहीं है क्या है, फीमेल है या मेल है, तो इसको हमने अभी वो लिखा है। अगर है आर क्यू की माँ है, आर क्यू की माँ है, तो इसकी भी माँ होगी, पी की भी माँ होगी और क्यू की भी माँ होगी। ठीक है, ये भाई है, ये माता है। अगर है टी एस की माँ है, टी अब कोई दूसरा अब इनमें से कोई मत, टी एस की माँ है, टी एस की माँ है, तो ये माँ है, नेगेटिव होगा। एस क्या है, पॉजिटिव है, लड़का है लड़की हमको नहीं पता है। ठीक है, टी एस की माँ है, टी एक्स की माँ है, पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माँ है, तो ये भी तो देखा है, एस आर का पिता है। इसका संबंध इससे हो गया कि जो एस है वो पॉजिटिव है और ये इसका क्या है, पिता है, एस क्या है, पिता है। तो टी का पी से क्या होगा, तो बताओ, ये इसका क्या होगा, परपोता होगा ना। पी क्या निकल गई, दादी निकल गई, और पी क्या होगा, उसका परपोता, तो इसका आंसर क्या होगा, परपोता। ठीक है, क्यों पी, पी का भाई क्यू है, क्यू की माँ क्या है, आर है, आर एस की क्या है, पिता है, तो ये इसका नाना हो गया। नाना की माँ क्या होगी, नाना की माँ क्या होती है ये आप पता करो। और अब ये क्या होगा, इसका परपोता होगा। ठीक है, अगर आए देखो, इसको बॉल मास से सॉल्व किया जाता है। देखो माइनस, माइनस को क्या किया गया, प्लस, तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे। इंटू को क्या लिखा गया है, इंटू का भाग भाग से होता है, इसको भाग को माइनस किया गया है और प्लस को गुणा किया गया है। तो सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, हमेशा याद रखना, सबसे पहले डिवाइड किया। तो 4 में से 2 को डिवाइड करो, कितना आता है, 2 आता है। इसके बाद इंटू करते हैं, 3 × 6, तो ये बना आपका 20 + 2 - 6, तो ये 22 - 6 कितना हुआ आपका, 16, तो इसका आंसर 16 हुआ। तो हमेशा ऐसा सॉल्व किया गया, तो 2 सेकंड में आपका आंसर आता है। ठीक है, अब ये आता है, कई बच्चे इनमें कंफ्यूज होते हैं, ये आकर एक क्वेश्चन आना ही आना है। अब इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज बनते हैं, तो मैं आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताया, सिंपल बता रहा जो कॉन्सेप्ट होता है, कि मैं ये सोचता आते थे बच्चों। तो इनमें सबसे पहले देखो नंबर लिख लो, 1 2 3 4 5। तो एक एक त्रिभुज वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। अब दो त्रिभुज वाले देखो, जिसमें दो दो त्रिभुज है, ये है 1 2, ठीक है, 3 2, 4 3 है नहीं, 5 4 है, 5 4 है, 3 हो गए, और 5 1 है। तो दो दो नंबर, दो दो प्रकार के कितने हो गए, 4 हो गए, जिनमें जिनके अंदर अगर दो दो त्रिभुज आ रहे हैं, जैसे ये है, तो इसके अंदर दो त्रिभुज आ रहे हैं, तो इनका नंबर नोट कर दो, कितना आ गए, 4 आ गए। इसके अलावा है नहीं, 3 3 है, जिसमें 3 3 आ रहे होंगे, जिसमें 3 3 ट्रायंगल आ रहे होंगे। देखो 3 3 वाले कौन से हैं, 5 4 3, इसमें 3 आ रहे हैं, 5 4 3 में कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। और किस में आ रहे हैं, 5 4 3 1 2 5 4, 3 3 वाले कौन से आ रहे हैं, 11 5 4 3, एक ही आ रहा, 4 3 2,
तो कितना आए, 2 आए, और एक जिसके अंदर सब आए, 4 वाला कोई भी नहीं है, ठीक है, 5 वाला एक ही है। अब इनको गिनो, 4 9 9 2 11 1 12, आंसर आपका 12 होगा। तो ये सिंपल है, ठीक है। तो हमेशा नंबर से करो तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। ना चाहते हैं, देखो 4 चौको 16, 4 इंटू 4 और 64 इंटू 4 आपका 256 होता है। सिंपल है। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर, ये भी हो सकता है। इसका 2 गुना, इसका 2 गुना स्क्वायर। तो 2 मेथड बता दिया मैंने आपके। रीजनिंग में कई मेथड होते हैं, ऐसे क्वेश्चन बताने हैं आपको, तो इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है आपको। इसको पूरा करो, एक लाइन ये होगी। अब यहाँ पे देखो ये परपेंडिकुलर है, इस पे क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर धारो, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, तो आपका आंसर डी हो। ठीक है, पूरा करना। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें ये 4 आकृतियां हैं। इन 4 आकृतियों से कौन सा आकृति संयुक्त रूप से बनेगा आपका, जिसमें ये चारों तरीके से आकृति आपकी आएगी। क्या आएगी, चारों तरफ से ये आकृति आपकी आएगी। क्या है, चारों तरफ से ये आकृति आएगी आपकी। ठीक है, चारों तरफ से ये आकृति आएगी। इसका आंसर ये 2 है, देखो इसका आंसर ये 2 है। तो इसमें सबसे पहले देखो ये वाली आकृति इसकी है, इसकी है, ये वाली आकृति इसकी है, ये वाली आकृति इसकी है, और ये वाली आकृति इसकी है। तो ये चारों आकृति इस डब्बे के अंदर आ रही, तो ये आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से ये आपका 550 नंबर का जो पैरा सेट है ये कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कुछ समझ में आया होगा आपको। अच्छा लगा तो आप मैसेज में बता देना कि आपको अच्छा लगा। ठीक है, तो जो सेकंड क्लास का टेस्ट है वो कल अपलोड कर लूँगा मैं उसको। तो अभी मैंने आपको बताया है कि अभी जैसे टाइम की कमी है, तो मैंने आपको बताया है कि 30 जून तक, मतलब 15 जून तक मैं आपको कंटिन्यू 30 या 35 सेट का पेपर दे दूँगा। टॉपिक टेस्ट तो मैं धा रहा हूँ, जितना मुझसे हो सके मैं टॉपिक टेस्ट उतना अपलोड करूँगा। ठीक है, 11 मैंने कर चुके हैं टॉपिक टेस्ट, बाकी भी जितने मुझे टाइम लगेगा मैं अपलोड कर लूँगा। ठीक है, और मैंने इतना बताया है कि आपको 30 या 35 सेट तो मैं दूंगा ही दूंगा। अगर टाइम लगे तो और सेट भी आपको अपलोड करके दूंगा। ठीक है, और एक दिन छोड़ के ही अभी क्लास होगी क्योंकि टाइमिंग की जैसे कमी है मुझे, तो एक दिन छोड़ के आपको एनालिसिस बताऊंगा और आपका रिवीजन भी कराऊंगा किसी किसी पॉइंट पे। ठीक है, तो एक प्रकार से जो ये क्लास है रिवीजन क्लास भी है आपकी, कुछ कुछ टॉपिक है आपको इसमें होगी भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज में या व्हाट्सअप में कर सकते हो कि आपको इस क्वेश्चन में डाउट है या इस आंसर को आप वेरीफाई करना चाहते हो, तो आप ये बता सकते हैं मुझे। ठीक है, ठीक है।